हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत हमें दिया। सारे हमने पढ़े थे और कल हमने व्यवहारवादियों के एक सीरीज थी उसे ख़त्म किया था। 3 व्यवहारवादी हैं जो साइकोलॉजी में जाने जाते हैं, वाटसन जी, पावलोव जी और स्किनर जी के। तो तीनों के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। आज हम जानेंगे कोहलबर्ग जी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन बने हैं सारे मैंने इसमें उतार दिए हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सब आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, पर आपने वीडियो पूरी देख लिया, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो जानते हैं कोहलबर्ग जी क्यों पॉपुलर हैं। तो पूरी साइकोलॉजी में नैतिकता का विकास के सिद्धांत के रूप में जो जाने जाते हैं वो कोहलबर्ग जी हैं। नैतिकता आ जाए डायरेक्ट टिक मार दो कोहलबर्ग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया इनका, नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट। ये याद रखना आपको, एक नंबर का क्वेश्चन बन गया आपका। अब इनके बारे में जानते हैं। टाइम पीरियड जो इनका रहा 25 अक्टूबर 1927 से लेके 19 जनवरी 1987 तक रहा। अब ये क्वेश्चन दूसरा बनता है कि रहने वाले कहाँ के थे। तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो इन्होंने किस चीज़ पे काम किया, स्पेशलिटी किस चीज़ में थी इनकी, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने हमको दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत तो कब दिया था ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1969 ईस्वी में उन्होंने हमें ये सिद्धांत दिया। अच्छा, एक और चीज़ पूछी जाती है, 1981 और 84 में उन्होंने इस विकास के इसमें संशोधन किया था। ठीक है, संशोधन मतलब कोई सुधार, मॉडिफिकेशन किया था, कुछ कमी थी उसको खत्म किया होगा 1981 और 84 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट हमें दिया था, जो नैतिक व्यवहार है वो जन्मजात नहीं होता, वो हम अपने परिवेश से सीखते हैं, अपने पर्यावरण माहौल से सीखते हैं। आप एक उदाहरण लीजिए कि एक परिवार है, वहाँ ये मान लिए सुबह पूजा पाठ होती है, सुबह से एक नहा धो के एक अच्छा माहौल घर में तैयार होता है, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट ऐसे ही हो जाएंगे। वो क्या सीखेगा घर में कि सुबह नहाना धोना है, पूजा पाठ करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। तो उसके सिद्धांत बिल्कुल अलग हो जाएंगे। वो एक अच्छा सभ्य बच्चा बन जाएगा। एक तरफ आप जाने, एक लड़का ऐसी सभ्यता में रह रहा है जहाँ उसके पास ऐसी संगति है कि कोई ड्रिंक करने वाला है, सिगरेट पीने वाला, तो ऑटोमेटिक उस बच्चे पर फर्क पड़ेगा और वो भी ऐसा ही बन जाएगा टाइम के हिसाब से। तो ये हमने जाना कि जन्मजात कोई चीज़ नहीं होती, वो हम अपने माहौल के हिसाब से सीखते हैं। जैसे माहौल में हम पलेंगे, बड़े होंगे, हम वैसा ही सीखेंगे। तो ये एक लाइन आपको क्लियर करनी होगी, नैतिक व्यवहार जन्मजात न होकर सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया ज्ञान जो हम सीखते हैं, जो हम अपने वातावरण से सीखते हैं, वही होता है। हम जन्मजात नैतिकता हमारे अंदर नहीं आती। ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान विभाग में और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर का काम किया था। शिकागो में इन्होंने मनोविज्ञान विभाग में काम किया था और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन जो स्कूल के प्रोफेसर थे उनके रूम में काम किया। और अब हम जानते हैं जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको और किस नाम से जानते हैं कि एग्जामिनेशन में सिर्फ ये नहीं है कि नैतिकता के नाम से पूछ लें। अब एग्जामिनर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा इसके और नाम क्या है। तो गैसाल्टवादी और समग्रवादी। देखो, हमने जो पहली वीडियो पढ़ी थी हमारी साइकोलॉजी को, जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें मैंने इनके बारे में सारा कुछ जाना था। तो हमारे जो गैसाल्टवादी और समग्रवादी, इसको ही बोलते हैं, गैसाल्टवादी को ही समग्रवादी बोलते हैं। तो ये हमारे कौन कौन थे, कोफा, कोहलर, लेविन, कोहलबर्ग और ये सारे सारे हमने वर्दीमर। तो इस जो गैसाल्ट शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले वो किया था वर्दीमर ने, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो ये जो गैसाल्टवाद में आते हैं ये 4 मनोवैज्ञानिक आते हैं हमारे। मैक्स वर्दीमर जो इसके संस्थापक थे, कोफा इसके सह संस्थापक थे। ठीक है, कोहलबर्ग ये एक उनमें सहयोगियों में मान लीजिए, गैसाल्टवादी के सहयोगी में मानिए इनको। और एक थे लेविन। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक थे हमारे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिलहाल हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि नैतिक विकास को और किस नाम से जाना जाता है। तो गैसाल्टवादी आ जाए तो भी समझ लेना, और समग्रवादी। ठीक है, गैसाल्टवादी और समग्रवादी। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत, ये इसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से। तो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत भी इन्होंने दिया और संपूर्णवाद भी। ठीक है, एक्चुअली ये जो समग्रवाद है इसका मतलब होता है संपूर्ण संगठन, एक बहुत सारा विस्तृत जितना सारा कुछ है संपूर्ण, तो उसी को ही बोलते हैं संपूर्णवादी। ठीक है, तो गैसाल्टवाद के अनुसार अंतर्दृष्टि के 5 संप्रदाय कौन से हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से।
लक्ष्य है, अगर हमारा देखो हमारे लिए कोई लक्ष्य होगा, आप जैसे आप हैं, आपके लिए लक्ष्य क्या है, जॉब आपकी, तो ठीक है सबसे पहले जॉब है। उसके बाद अब आपके लिए समस्या पैदा होंगी, भाई इसके लिए हम पढ़ें कहाँ से, कैसे तैयारी करें। फिर उसके बाद आपकी समस्या होगी कि कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा आपको टेंशन, तनाव हो जाएगा, भाई यार ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ये कॉन्सेप्ट उसने नहीं पढ़ा रखा, वो उसने नहीं पढ़ा रखा। भाई साहब एक एक कॉन्सेप्ट ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, आप वीडियो पूरी देखना और भी टीचरों से पढ़ना, आपको पता चलेगा वो क्या पढ़ा रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट आपको छोड़ के दे रहे हैं। ये वीडियो पढ़ोगे और उनकी चेक करना आप, तो आपको खुद पता चल जाएगा कितना कॉन्सेप्ट आपसे छूट रहा है। ठीक है, तो उसके बाद तनाव हो गया, तनाव के बाद संगठन, फिर आप समायोजित करोगे, भाई साहब इधर उधर से ढूंढोगे कि ये टीचर ये अच्छा पढ़ा रहा है, ये टीचर ये अच्छा पढ़ा रहा है, तो सबको इकट्ठा करोगे, उसको संगठन करोगे, फिर पढ़ोगे। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब पढ़ लोगे उसके बाद एक बार फिर पुनरावृत्ति करोगे दोबारा से और अच्छी तरह से पढ़ोगे उसको वापस। तो ये हमारे जो गैसाल्टवाद ने दिए हैं, ये 5 संप्रदाय दिए हैं। लक्ष्य, सबसे पहला हमारा फोकस जॉब है, उसके बाद हमें समस्या क्रिएट होगी कि हम कैसे तैयारी करें इस चीज़ की। उसके बाद तनाव आएगा, भाई ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, ये याद नहीं हो रहा, कैसे याद करूँ, मैथ है नहीं आता, इंग्लिश है नहीं आती, कैसे कैसे इनको ख़त्म किया जाए इनकी समस्याओं को। फिर उसके बाद हम संगठन बनाते हैं, इधर उधर से हम समाधान लेते हैं कि इस टीचर की हमें ये चीज़ समझ आ रही है, इसका ये पढ़ लो, उसका ये पढ़ लो, तो संगठन बनाया हमने। बाद में जो हमने पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति दोबारा से करते हैं कि हमने कितना सीखा। तो ये 5 लक्ष्य हो गए गैसाल्टवाद के। तो गैसाल्ट क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। गैसाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता अथवा संपूर्णता, मतलब बिल्कुल संपूर्ण। गैसाल्ट का मतलब हो गया संपूर्ण ज्ञान एक तरह से। प्रयोगकर्ता कौन थे इसके, गैसाल्टवाद के प्रयोगकर्ता थे कोहलबर्ग, प्रयोगकर्ता है कोहलबर्ग। और जबकि इसका प्रतिपादक जो इसके जनक थे, जनक देखो 2 चीज याद रखनी है, जनक कौन थे, मैक्स वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर इसके जनक थे, वो संस्थापक थे इसके। और प्रयोग किया था कोहलबर्ग ने, प्रयोग इन्होंने किया था, पर जनक कौन है इसके, मैक्स वर्दिमर। ये चीज याद रखनी है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। कोफा जो थे इनके सह संस्थापक थे। तो कोहलबर्ग हमारे क्या थे, सिर्फ इन्होंने इस पर प्रयोग किया था, जबकि जनक कौन थे इसके, वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, और कोफा इसके सह संस्थापक थे। तो इसके हिसाब से हमने एक चीज जानी कि जब हमारे पास समस्या नहीं होगी, जब तक हम उसका क्या हल ढूंढेंगे, और हमारे पास जब समस्या होगी तो हमें कोई ना कोई हल उसका ढूंढना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है इस लाइन का। तो प्रतिपादन इसका किया मैक्स वर्दिमर ने, और सह संस्थापक थे इसके कोफा। प्रयोग किया वनमानुष मतलब चिंपैंजी पे इन्होंने प्रयोग किया था, कोहलबर्ग जी ने। प्रयोग किसने किया था, कोहलबर्ग जी ने। जनक कौन थे, मैक्स वर्दिमर। अच्छा, प्रयोग किसके ऊपर किया, वनमानुष चिंपैंजी के ऊपर। और उस चिंपैंजी का नाम पूछा जाता है कि जिस चिंपैंजी पे कोहलबर्ग जी ने परीक्षण किया था, प्रयोग किया था, वो क्या, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था सुल्तान, सुल्तान नाम था उस चिंपैंजी का। सहयोगकर्ता और इसमें जो सहयोग जो किया था इस सिद्धांत में, कोफा और लेविन। तो 4 मनोवैज्ञानिक हो गए, मैक्स वर्दिमर जो इसके संस्थापक थे, प्रयोगकर्ता हमारे कोहलबर्ग जी, कोफा सह संस्थापक, और लेविन इनके सहयोगकर्ता थे। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक याद रखने पड़ेंगे। जहां भी गैसाल्टवाद का नाम आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, आप उत्तर लगा देना। गैसाल्टवाद का सिद्धांत वर्दिमर, कोहलबर्ग, कोफा और लेविन। अगर इनमें से कोई एक आ जाए और गैसाल्टवाद पूछ ले जाए तो आप टिक लगा देना, चारों में से किसी के नाम से। प्रतिपादन किसने किया, 1912 में। प्रतिपादन इसका जो हुआ 1912 में हुआ, जर्मनी में किया था। प्रतिपादन किया था वर्दिमर जी ने। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना गैसाल्टवाद क्या है। एक समग्र जो संगठन है वो होता है हमारा, संपूर्ण जो होता है वो गैसाल्टवाद है। तो गैसाल्टवाद को ही हमने समग्रवाद कहा था। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत तो कहा था। इसको मतलब पूरा अंदर से, पूरा अंदरूनी की किसी भी चीज की नॉलेज लेना, किसी के बारे में सोच विचार करके अच्छी नॉलेज लेना, वो अंतर्दृष्टि होती है। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत जो दिया था वो इन्होंने दिया था। और समग्रवादी का मैंने आपको अर्थ बता दिया, बिल्कुल संपूर्ण। तो इसलिए इनको संपूर्णवाद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन गैसाल्टवाद के नाम से पूछ ले, समग्रवाद के नाम से, अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत के नाम से, या संपूर्णवाद के नाम से, तो सब नैतिकता के नाम से ही जाने जाएंगे। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं इस चीज के थ्रू।
अब हमने जाना था कि भाई हमारे पास, हमने किसी चीज़ कोई लक्ष्य है, हमारे पास लक्ष्य था जॉब। जॉब के लिए सबसे पहले समस्या आई, फिर हमने उस पर सोचा विचारा, अंतर्दृष्टि की, अपना जितना सोच समझ थी हमने सारा लगा दिया उस पर सोच। उसके बाद हमें समाधान मिला। तो ये एक लाइन है, ये याद रखना। ये लाइन जो हमको दी है कोहलबर्ग जी ने दी है। 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे कोहलबर्ग जी ने, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या गैसाल्ट माइकोलॉजी बुक 1959 में, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो हमने मिला है यहाँ पे, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो मिला है वो हमें गैसाल्ट माइकोलॉजी बुक में मिला है, जो कि कोहलबर्ग जी ने लिखा था 1959 में, ठीक है। बुक का नाम गैसाल्ट माइकोलॉजी। कौन सा सिद्धांत था उसमें? अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत 1959 में लिखा था। ये क्वेश्चन बनता है, याद करना पड़ेगा आपको। सूझ के सिद्धांत की विशेषता क्या है, जो उन्होंने हमको बताया उसका विशेषता क्या है। चलो पहले इनके प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कुल मिला के 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किए थे, ठीक है। और चिंपैंजियों, वो एक ऐसा कमरा मान लो, एक बॉक्स मान लो, अच्छी तरह से लोहे का बॉक्स था। अब भूखा था, चिंपैंजी भूखा था और ऊपर केले बांध रखे थे। हुआ क्या, वो उछल उछल के भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो बेचारा उसने खूब अपना जितना जोर लगा सकता था खूब उछला कूदा, जितने प्रयास कर सकता था उसने कर लिए, पर केले उसके हाथ नहीं लगे। तो फिर वो बैठ गया एक जगह कोने में जाके, फिर उसने सोचा, आराम से बैठ के सोचा, इसलिए सोचने का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत बोलते हैं इसे। और फिर उसके दिमाग में आया, उसने देखा कि उस कमरे में कुछ बॉक्स पड़े थे, ठीक है, तो इसलिए इसे बॉक्स समस्या भी बोलते हैं। तो उसने क्या करा, उसे जो वो बक्से मिल गए, उसने बक्सों को लगाया लाइन से और उस पर चढ़ के केलों को ले लिया आराम से। तो यहाँ उसने अपनी सोच से काम किया, थोड़ा समझ के केलों को अचीव कर लिया उसने, मिल गए उसे केले। तो इसलिए इनको अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि उसने आराम से सोचा चीज़ को और उसे प्राप्त कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे बंदर पे जो ट्राई किया, उन्होंने क्या किया, इस बार बक्से नहीं थे कमरे में, उन्होंने 2 लकड़ियां ऐसी रख दी कि वो आपस में जुड़ सकें, और 2 लकड़ियां तोड़ के रख दी। अब भाई भूखा था बंदर, उसने खूब अपने प्रयास सारे कर लिए, इधर कूदा उधर कूदा, नहीं मिला उसे कुछ भी। फिर उसने आराम से बैठ गया, थक गया बुरी तरह से, तो बैठ के फिर उसके दिमाग में एक चीज़ आई, उसने लकड़ियों को आपस में जोड़ा और उससे वो केले आराम से प्राप्त कर लिए। तो ऐसे इन्होंने देखा कि चिंपैंजी ऐसे आराम से अपनी सोच से कोई भी बच्चा या चिंपैंजी सीख सकता है, तो बच्चा भी सीख सकता है, ठीक है। तो उसने अपनी सोच का, अपनी समझ का प्रयोग किया, आराम से बैठ के और समस्या का हल निकाल लिया। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि कोई समस्या हमारे सामने आती है, उसको हम आराम से सोच समझ के उसका समाधान निकाल लेंगे। क्वेश्चन ये बन जाए कि कितने चिंपैंजियों पे प्रयोग किया, 6 पे किया जी। और एक जो उनका मेन चिंपैंजी उन्होंने नाम लिया था सुल्तान चिंपैंजी, उस पर उन्होंने बेसिकली काम किया था। और बॉक्स समस्या भी बोलते हैं, जो बक्से लगा लगा के चढ़ा था उसे बॉक्स समस्या कहते हैं। बुक के बारे में हमने जाना, गैसाल्ट माइकोलॉजी 1959 में, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत था वो इस बुक में था, ठीक है। तो अब सूझ के सिद्धांत की जो विशेषता है, जो ये हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसकी विशेषता क्या है। सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। हम वातावरण के हिसाब से सीखते हैं, जैसे हमें कंडीशन मिलेगी हम उस तरीके से सीखेंगे। भाई जैसी सिचुएशन होगी हम वैसे ही तो सीखेंगे। अब होता क्या है, सीखना व सूझ अचानक होती है। भाई बंदा बिल्कुल थक गया, जब बिल्कुल हार गया, अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, यार मैं तो इन बक्सों को रख के इस पर भी चढ़ सकता हूँ। तो जो समझ आती है एक साथ, जो सीखना होता है अचानक से होता है, इत्तेफाक एक साथ होता है अचानक से। सीखने की प्रक्रिया स्थायी होती है। जब वो थक हार के जब बुरी तरह से बैठ जाएगा तो सोचेगा, पूरा कॉन्सेप्ट लगाएगा, और उससे क्या होगा, जब वो सोच समझ के कोई काम करेगा तो वो स्थायी रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगा वो ज्ञान। तो यही चीज़ हमको बच्चों को सिखानी है कि कैसे हमें स्थायी रखना है ज्ञान को अपने लंबे समय तक। तो नैतिक विकास का सिद्धांत, जो अब हम इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए पॉपुलर है। 20 साल विशेष साक्षात्कार किया उन्होंने, 20 साल इंटरव्यूज किए बच्चों के, 20 साल। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कितने साल उन्होंने साक्षात्कार किया, इंटरव्यू किया बच्चों का, 20 साल किया। उन्होंने 11 कहानियां बच्चों को सुनाई, 11 कहानियां। ये कोई नहीं बताता, मैंने सारा कॉन्सेप्ट लिखा है। 11 कहानियां पढ़ाई उन्होंने, और कहानियां बताने के बाद उन कहानियों में से बच्चों से क्वेश्चन करते थे, उलझाने वाले क्वेश्चन करते थे वो,
कि ऐसे क्वेश्चन करते थे। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा उनकी। तो उलझन वाले सवालों से नैतिक के 6 चरणों को पहचाना। जब वो ऐसे क्वेश्चन करते थे और ऐसे कहानियां सुना के क्वेश्चन करते थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों में जो उनके अंदर कमी थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने 6 चरणों को पहचाना कि क्या क्या कमी बच्चे करते हैं, और उनको खत्म करने के लिए उन्होंने 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में परिपूर्ण है। उन्होंने 6 कॉन्सेप्ट ऐसे दिए कि उनकी कमी को पूरा कर देंगे। ठीक है। पहले उन्होंने साक्षात्कार किया 20 साल, इंटरव्यू किए बच्चों को, 11 कहानियां थी वो सुनाते थे और उनमें से ही क्वेश्चन पूछते थे। तो आज एक हम उनकी कहानी जानते हैं। एक व्यक्ति था, हुआ क्या, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये नहीं बचेंगे, इनकी बचने का 1% चांस है और हमको रेडियम चाहिए, इनकी दवाई के रूप में रेडियम चाहिए। और रेडियम हमारे पूरे शहर में वो एक ही फार्मेसी थी, वहाँ पे वो मिल रहा था। तब हुआ क्या, अब वो वहाँ पे गए, उस जो दुकानदार था उससे बोले भाई हमको दे दो, हमारी वाइफ की जान बिल्कुल रिस्क पे है, तो वो मर जाएंगी। तो वो बोला नहीं भाई मैं क्यों दे दूँ ऐसे, मैंने तो इसे बहुत मेहनत करके इधर उधर से करके जब बनाया है। तो उसने उसकी कीमत 10 गुना ज़्यादा बता दी। ठीक है। अब वो बेचारा आदमी गया, उसने अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से मिलकर जो पैसे इकट्ठे करे वो उसके आधे ही बैठे, तो उसको वो नहीं ले सकता था। उसने भाई साफ मना कर, उसने यूँ कह दिया कि मैं आपको आधे पैसे वापस बाद में दे दूंगा, आप मुझे दवाई दे दीजिए, नहीं तो मेरी वाइफ मर जाएगी। उसने कहा भाई मेरा तो सौदा फीका हो जाएगा, अगर मैं इसको मार्केट में उतार दूंगा तो मेरे रेट गिर जाएंगे, मैं नहीं दूंगा इसे। उसने नहीं दिया, उसे भगा दिया वहाँ से। अब हुआ क्या, फिर उससे तो भाई अपनी वाइफ की चिंता थी, तो उसने दुकान को रात को तोड़ ताड़ के चोरी करके उसे लेकर वो दवाई अपनी वाइफ को दे दी। अब उसे ये भी पता था कि भाई चोरी करना भी एक गलत चीज़ है, अगर हम चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, अगर चोरी नहीं करूंगा तो वो दे नहीं रहा और मेरी वाइफ मर जाएगी। तो उसने ये पहले तो वो दुविधा में रहा कि भाई चोरी करूं नहीं करूं, पुलिस पकड़ ले जाएगी, भाई अगर नहीं करूंगा तो वाइफ मर जाएगी, तो दुविधा में था वो। ठीक है। तो इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। ठीक है। नैतिक दुविधा कहते हैं इसे, कि कोई एक नैतिकता होती क्या है कि सही गलत की पहचान करना, वो नैतिकता होती है। तो वो उसने सोचा कि यार ये सही है या गलत है, मैं चोरी करके लाऊं सही है या गलत है, तो वो दुविधा में था, तो इसे नैतिक दुविधा कहते हैं। तो इनके 6 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कोहलबर्ग जी ने, ऐसे कि बच्चे जब दुविधा में फंस जाएं तो उनको कैसे क्लियर करना है। ठीक है। तो 3 अवस्था है नैतिकता की, 3 अवस्था ये पूछी जाती है, कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है। नंबर 1 पे आती है हमारी पूर्व परंपरागत अवस्था, इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। दूसरी हमारी अवस्था हो गई परंपरागत अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज हो गई, ये 10 से 13 साल के बीच में है, ये 4 से 10 साल के बीच में है, याद रखना इनका टाइम पीरियड भी। तीसरी अवस्था हमारी उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड 13 साल से ऊपर होता है। तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, ये हमारी 3 अवस्था हो गई नैतिकता की। पूछा जाता है क्वेश्चन यही कि जो कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत है उसमें उन्होंने कितनी अवस्था दी है, तो 3 अवस्था दी हैं। इन 3 अवस्थाओं में 6 चरण हैं। ठीक है। हर किसी अवस्था में 2-2 कॉन्सेप्ट हैं, 2-2 चरण है हर इसमें। अब देखो पहली वाली जो पूर्व परंपरागत अवस्था है उसको हम देखो, इसका टाइम पीरियड आप जानोगे तो 4 से 10 के बीच में है। तो इसमें बाल्यकाल चल रहा होता है बच्चे का, बाल्यकाल के रूप में जाना जाता है पहली स्टेज को, पूर्व परंपरागत अवस्था, याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला चरण है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जो पहला स्टेप है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब इसमें होता क्या है भाई, बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है माँ बाप का। उसे पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, पापा ने बोला है कि जूते उधर रखने साइड में, अगर ऐसे फैले रहेंगे तो पापा मुझे दंड देंगे या मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाएंगे या कुछ भी है, तो वो आज्ञा का पालन करता है दंड से बचने के लिए। ये कॉन्सेप्ट था पहला वाला। दूसरा अहंकार व आत्म केंद्रितता की अवस्था, हमने पढ़ा था विकास की अवस्थाओं के बारे में। मिथ्या परिपक्वता, बच्चा झूठ बोलने लगता है, थोड़ा समझदार होने लगता है, मैच्योरिटी आने लगती है, तो थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने लगता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ है खाने के लिए, फ्रिज में कुछ अच्छी चीज़ रखी है और उसे खानी है, वो खा जाएगा और पीछे कह देगा मैंने नहीं खाई वो। ठीक है। तो ये मिथ्या परिपक्वता होती है। तो इसमें जो अहंकार और आत्म केंद्रितता की अवस्था होती है, यह होती है मिथ्या परिपक्वता। झूठ बोलकर उद्देश्य की प्राप्ति करता है बच्चा
और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर कोई बच्चा है, उसने उसकी पेंसिल तोड़ दी या उसमें चांटा मार दिया, तो वो उसका रिस्पॉन्स तुरंत दे देगा, ऐसे को तैसा कर देगा, तुम चांटा मार देगा, उसकी पेंसिल तोड़ देगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। पूर्व परंपरागत में आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा अहंकार व आत्म केंद्रिता। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। इसके बाद हम दूसरी अवस्था पे आते हैं, परंपरागत अवस्था। इसमें जो पहला चरण है, प्रशंसा की चाह। बच्चा 10 से 13 साल की इसमें उम्र में आ जाता है, ये थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है बच्चे की, थोड़ा मैच्योर होने लगता है बच्चा। अब बच्चा सोचता, मतलब बच्चे को अपनी प्रशंसा करवानी है, उसे बिल्कुल भी अपने बारे में बुरा नहीं समझना, नहीं सोचना, किसी से बुरा सुनना नहीं है उसे। तो वो कोशिश करता है कि अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वो सारे अच्छे काम जैसे हम उनसे बोलेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो प्रशंसा के उद्देश्य से वो अच्छा व्यवहार करता है। दूसरा हो गया इसका कॉन्सेप्ट, सामाजिक नियमों व कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस टाइम में बच्चे को जो सामाजिक नियम है उनका वो पूरा पालन करते हैं। उनको लगता है कि जैसा कानून कॉन्सेप्ट हमारे हैं, हमको उसके हिसाब से चलना चाहिए। आप क्या है कि आपके पास में एक मार्केट है, तो आप कैसा करेंगे, बाइक पे चढ़े और हेलमेट वगैरह नहीं लगाए, या तो चप्पलों से ही चले गए। पर बच्चा क्या कहेगा, अगर वो जाएगा तो वो या तो हेलमेट लगाएगा, प्रॉपर जूते वगैरह पहनेगा, तब जाएगा, ठीक है। रेड सिग्नल होगा, रोक देगा, ग्रीन सिग्नल पे ही चलेगा। तो मतलब वो कानून के नियमों का पालन करता है, आदेशों का पालन करता है। उससे जैसा पेरेंट्स ने बोल दिया वो ऐसा ही उसका बिहेवियर हो जाएगा, वैसे ही पालन करेगा उस चीज़ का वो। तो प्रशंसा की चाहत होती है इसमें, और सामाजिक नियम व कर्तव्यों का पालन करता है परंपरागत अवस्था में। पहले में हमने पढ़ा आज्ञा और दंड, और दूसरा अहंकार और आत्म केंद्रिता। इसमें प्रशंसा की चाहत और सामाजिक नियमों का पालन करना। अब लास्ट वाला तीसरी अवस्था है हमारी, उत्तर परंपरागत अवस्था, प्री पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है 13 साल से ऊपर, बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। सामाजिक अनुबंधन, अनुबंधन क्या है कि हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, किसी चीज़ को हमने अनुबंधन कल भी पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ा था। अनुबंधन क्या है कि हम अनुक्रिया हैं और हम स्टिमुलस, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना सीख लेते हैं। कोई भी ज्ञान हमने सीख लिया, वो सामंजस्य बैठा लिया समाज में, वही अनुबंधन है। तो सम्मान व समझौते के लिए कार्य करना, सामाजिक अनुबंधन। इसमें क्या है, अपना सम्मान और समझौते के लिए, मतलब उसको लोगों से अपने समझौते भी खराब नहीं करने, और एक अपना सम्मान बनाए रखना समाज में। तो ये काम करना है इसमें। सामाजिक अनुबंधन में क्या है कि अपना सम्मान भी स्थापित रखना है और लोगों से समझौते भी ना टूटें। उसके बाद सार्वभौमिक अवस्था, अपने मन व विवेक से कार्य करना, समाज के प्रति स्वयं की सोच बनाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ बच्चा अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देता है कि अब क्या सही है क्या गलत है, अपने विवेक से काम लेता है, अपने दिमाग से काम लेता है, अपने मन के कार्य करता है, जो उसे सही लगता है वो करता है। तो ये सार्वभौमिक अवस्था हो गई। तो हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। तीनों कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। 6 चरण हमने पढ़े थे, ये भी आते हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना। टाइम पीरियड 4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर, तीनों ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा में क्या योगदान रहा है इनका। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है, ठीक है, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। दूसरा, पूर्ण से अंश की ओर, मतलब एक बहुत बड़े भाग से एक छोटे से निष्कर्ष की ओर जाती है ये विधि। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, भाई समस्या पूरी तरह से हमारे सामने होती है, हम उसको अच्छे से सोचते हैं, फिर उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे बंदर ने किया था, बिल्कुल थक हार के जब आराम से सोचा समझा, पूरी समस्या उसके सामने थी, फिर उसने सोच समझ के उसका समाधान निकाला। विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता, विषय वस्तु को हम अच्छे से जान पहचानते हैं इससे, और उसको सारी क्षमताओं को जानते हैं, ठीक है। और कठिन विषय के लिए सबसे उपयोगी ये विधि है। भाई जो कठिन कॉन्सेप्ट, आपको मान के चलो मैथ का कोई टॉपिक नहीं आ रहा, तो उसको कैसे करोगे आप, लास्ट में जाके शांति से एक एक कॉन्सेप्ट उसका सोच समझ के क्लियर करोगे। तो कठिन विषयों के लिए भी बहुत उपयोगी है ये विधि। रटन प्रवृत्ति का विरोध किया, रटंत विद्या को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो रटन प्रवृत्ति के लिए उन्होंने मना कर दिया। ये चीज़ आप याद रखना, ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। नैतिक तर्कना, डिसीजन ले लेना। देखो यहाँ पे जो व्यक्ति था, मैंने स्टोरी जो बताई थी, वो नैतिक दुविधा में था, ठीक है। वो बेचारा ये नहीं तय कर पा रहा था भाई चोरी करूँ या नहीं करूँ, तो उसे तो हमने नैतिक दुविधा बोल दिया।
और जब कोई व्यक्ति फैसला ले लिया, उसने फैसला ले लिया कि भाई नहीं मुझे तो दवाई चुरानी है, मेरी वाइफ मर जाएगी, तो उसे बोलते हैं नैतिक तर्कना या मॉरल रीजनिंग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इनके सारे यही हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट इनके बारे में पढ़ लिए। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि एक लेडी कैरोल गैनिंग नाम की लेडी थी, उन्होंने इनकी आलोचना की थी। उन्होंने क्या कहा था कि लिंग रूढ़िवादिता का उन्होंने नाम लेकर इन पे आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ आदमी आदमी मतलब जेंट्स के लिए ही किया है, लेडीज़ के लिए कुछ नहीं किया। लेडीज़ के लिए उन्होंने नैतिकता का बताया कि सिर्फ देखभाल तक सीमित है, और जेंट्स के लिए बोला उन्होंने कि जो न्याय करने के, फिर आदमी न्याय के हिसाब से नैतिकता को लेता है और लेडीज लेती है उसको सिर्फ देखभाल तक। तो ये आलोचना, हालांकि एक ये कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता, बट जब पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट थे इनके बारे में। A to Z लाइन में से क्वेश्चन बनेंगे, सारी लाइन आपको पढ़नी पड़ेंगी। अवस्था बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उनके चरण बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बुक इंपॉर्टेंट है, चिंपैंजी का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या बॉक्स से और कैसे जोड़ के लकड़ी कैसे कैसे उन्होंने प्रयोग करे थे वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ के निवासी हैं, कौन से सिद्धांत दिए हैं, गैसाल्टवाद क्या है, समग्रवाद क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। और सारे अगर आपने इसमें से पढ़ लिया, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। इसको नज़रअंदाज किया तो आपका ही नुकसान होगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।